नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को ज्योमेट्री का कंप्लीट क्रक्स प्रोवाइड कराएंगे। यानी इस एक सिंगल वीडियो से हम आपके ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट और सारी थ्योरम्स एक बार में रिवाइज करा देंगे। इस वीडियो में साथी कोई भी हम सिंगल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक साथ कंप्लीट कंसेप्ट है। तो आओ देखो, आप इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट डील करेंगे। उसमें से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन और लाइन एंड एंगल होंगे। एक बार मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू भी आप सभी को दिखाता हूं कि कितने स्लाइड हैं और कितनी चीजें हैं, जिससे कि आपको पूरा एक आइडिया लग जाए शुरुआत में ही। फिर आप वैसा माइंड मेकअप करके आप इसकी वीडियो देखना स्टार्ट करो। देखो, तो एक सबसे पहले अपडेट रहती है, अपडेट आपको बता देते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। ये पैसिफिक मैथ की द रिवीजन बुक है भाई। इसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट डला हुआ है। 100% यहाँ पे कवरेज है, यानी कि सारे कंसेप्ट की और यूनिक क्वेश्चन के साथ। टाइप वाइज रहेगी, टोटल ऑल कंसेप्ट है, सॉल्व्ड एग्जांपल, वो भी यूनिक क्वेश्चन वाले। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे कि मैं अपने रिपीटर बैच में पढ़ाता हूं उसके तरीके से हैं। अभी मैं आपको इसका दिखाऊंगी चीजें। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में जाओगे, वहां पे आपको ये एडवांस रिवीजन बुक करके दिखेगी, वहां से आप इसको ले सकते हो। हम चलते हैं, आपको इस बुक के बारे में एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये बुक अपनी कैसी है। जैसे ये हमारे पास इसका कवर पेज आपको दिख जाएगा। फिर ये इंडेक्स में, इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर कवर है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। अब हम ज्योमेट्री का क्रक्स आपको दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको मैं पूरा का पूरा दिखाता हूँ। ट्रायंगल जैसे है, ट्रायंगल में कितनी प्रॉपर्टी है वो सब, क्वाड्रिलेटरल कितनी प्रॉपर्टी है वो सब, सर्कल कितनी प्रॉपर्टी, लाइन एंड एंगल कितनी प्रॉपर्टी, वो सब। फिर देखो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट हुआ तो इसके पहले कंसेप्ट लिखे हुए इधर, और फिर इसके क्वेश्चन डले हुए हैं। सोल्यूशन देखो आपका कितना बढ़िया दिया हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे आगे, सारी बातें, सारी चीजें आपको यूनिक तरीके से मिल जाएंगी। ये 5 चैप्टर आपके 136 पेजेस में कवर है। साइन कोसाइन रूल आया, सारी बातें लिखी। एंगल बाई सेक्टर आया, सारी की सारी बातें एंगल बाई सेक्टर की मैंने लिखवा दी पहले एक साथ। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सारी बातें एक साथ लिखवा दी। अभी आप जैसे क्रक्स पढ़ाएंगे ना, आप देखोगे ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। फिर इसके कुछ क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन डाल दिए। आपको पूरी की पूरी में ना बहुत मजा आएगी। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से आपकी ये रिवीजन हो सकती है ओवरऑल ज्योमेट्री की। तो आप इसको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको ये, आप बहुत जल्दी से इसकी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अपने लेक्चर में मैंने कहा सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं। ओवरव्यू क्या है तो आप देख लो, पूरी की पूरी कितनी स्लाइड है हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी की पूरे सारे पॉइंट, सारे रिजल्ट, सब कुछ लिखा हुआ है। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर हो, माध्यिका हो, माध्यिका के सारे पॉइंट, मास पॉइंट, थ्योरम, सिमिलैरिटी, 1990 रूल, सम प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्वाड्रिलेटरल के सारे रेक्टेंगल, फिर अपने पास पैरेललोग्राम है, फिर अपने पास स्क्वायर है, फिर ट्रेपेजियम है। मतलब ऐसी हर एक बात, हर एक चीज हमने इस पे लिख के आपको दी हुई है। टेन सर्कल की आ गई प्रॉपर्टी, पॉलीगॉन आ गई, लाइन एंड एंगल आ गई, और इस प्रकार से अपना ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, तो अब एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास पहली स्लाइड से। ठीक, ये लिखा हुआ है जैसे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल कैसे बनता है? सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब साइड एंगल रिलेशन, अब जैसे हमारे पास कोई भी साइड होगी, अगर ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया हूं, ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास 90 है। तो बड़ी साइड ये वाली हो जाएगी, इसकी ग्रेटर एंगल के सामने बड़ी साइड, और स्मॉलर एंगल के सामने आपकी छोटी साइड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होती है, एक सम रूल होता है, किसी भी दो ट्रायंगल की साइडों का योग तीसरी से बड़ा होता है। किसी भी दो साइडों का योग तीसरी से बड़ा होता है। फिर डिफरेंस रूल में ऐसा, किन्हीं भी दो साइडों का अंतर तीसरी से छोटा होता है, किन्हीं भी दो साइडों का अंतर तीसरी से छोटा होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एंगल के हिसाब से अगर मैं इसको बांटे तो एक एक्यूट एंगल होता है, इसको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिसका हमारे पास एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होता है सी स्क्वायर। यानी कि जो दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का जो सम होगा ये लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से बड़ा आता है। देखो यहाँ पे सी जो है वो लार्जेस्ट साइड होती है, तब ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल में, आपको सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होती है।
कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी जो ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा अदर टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर साइड के। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, वन एंगल इज 90 डिग्री से बड़ा, यानी एक एंगल जो होगा वो 90 से अबव का होगा। इसमें क्या होता है, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर से छोटा आता है। न्यून कोण में क्या होता है, बड़ा आता है, इसमें क्या होता है, छोटा आता है। ये तीन प्रॉपर्टियां आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्पेशल चीजें होती हैं पेरीमीटर के लिए। अगर हमारे पास दे दे क्वेश्चन में कि पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर अगर इवन होगा और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ ले, पेरीमीटर देकर के नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाता है, तो आपको लेना है नियरेस्ट इंटीजर टू पी स्क्वायर अपॉन का 48। पी का मतलब पेरीमीटर, इस पी का मतलब पेरीमीटर है। ठीक, फॉर पेरीमीटर अगर पी अगर हमारे पास ऑड है, यानी पेरीमीटर अगर ऑड है, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको लेना है पी प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन का 48। जैसे मैंने बोला, मान लो पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 16 है, तो आप बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, कितना है, ये हमारे पास इवन है, इवन है तो 16 का स्क्वायर बटे का 48 कर दोगे। जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा यानी जो कंप्लीट बार में जाएगा वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ाते हैं। साइन रूल क्या होता है हमारे पास, साइन रूल होता है ए अपॉन का साइन है, यानी सामने वाली साइड और सामने वाला एंगल का रेशियो बराबर होता है हमारे पास दूसरे सामने वाली साइड दूसरे एंगल के बराबर होता है तीसरे हमारे पास सामने वाली साइड और तीसरे सामने वाले एंगल के। देखो जब कभी भी हमारे पास दो एंगल और एक साइड दे दे, दो एंगल एक साइड दे दे, तो वहां पे हम साइन रूल लगाते हैं। जब हमारे पास एक एंगल दो साइड दे देता है तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है, अगर आपको कॉस सी लिखना है, सपोज दैट ये वाला लिखना है, तो अगल बगल की साइडों का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड की स्क्वायर को माइनस कर दोगे, अपॉन का 2ab लिखोगे। ऐसे ही कॉस बी लिखना है, कॉस बी के आसपास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का सामने है बी स्क्वायर, अपॉन का 2ca कर दोगे। ऐसे ही कॉस ए लिखना है तो कॉस ए के सामने कॉस ए के आसपास कौन सा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन का 2bc। ये आपको ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर, इसकी भी पीडीएफ हम आपको बता देंगे अभी अंत में कहां पे मिलेगी, तो वो भी आप देख लेना, इसकी भी मैं पीडीएफ दे दूंगा कंप्लीट क्रक्स की भी। ठीक, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले एक लाइन होती है जो आपके एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे आप एंगल बाइसेक्टर बोलते हो। जैसे ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे सामने वाली साइड पे जा रहा है, तो एक फेमस प्रॉपर्टी आप सभी को पता होती है कि यहाँ पे बीडी और सीडी का वही रेशियो होगा जो ए बी और ए सी का होगा। ये बात सभी को पता होती है। ठीक, तो ये बात हो गई। दूसरी बात एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मान लो ये बाहर से अगर ऐसे जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वही होती है कि ए बी बटे का ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी बटे का सी डी, यानी कि पहले आप पूरा लिखते हो फिर आप ये वाला लिखते हो सी डी। तो ये आपके एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हुई। अब एंगल बाइसेक्टर से हमारे पास और जैसे एंगल बाइसेक्टर हमारे पास जहां पे मिलता है ना, वो पॉइंट हमारे पास इन सेंटर कहलाता है। ये पॉइंट जो होता है ये इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर का मतलब अंतः केंद्र कहलाता है। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो इन सेंटर होता है। जैसे यहाँ पे रेशियो लिखना है हमारे पास ए आई और आई डी का, ये आई लिखा हुआ है। ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, आसपास की साइडों का सम बीसी और सामने वाली साइड ए। अब बी आई और आई लिखना है ए प्लस सी बटे का बी, यानी आसपास की साइड है ए प्लस सी और बटे का बी। अब सी आई और आई एफ लिखना है तो ए प्लस बी बटे का सी लिखोगे। अगर आपको रेडियस निकालनी है आर, तो जनरल फॉर्मूला होता है आर बराबर डेल्टा अपॉन का एस। डेल्टा का मतलब एरिया होता है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। तो ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। फिर इक्विलेटरल एंगल के लिए जो रेडियस होती है ए अपॉन का 2√3 होती है इक्विलेटरल एंगल के लिए, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कितनी होती है, पी प्लस बी माइनस का एच अपॉन का 2, यानी कि बेस परपेंडिकुलर माइनस का हाइपोटेनस अपॉन का 2 होती है। ये बात आप सभी ध्यान देना। ठीक, अब कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर की पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास एंगल पूछ लेते हैं। कई बार आपसे कहेगा इसका, ये बहुत फेमस होता है, मतलब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन इस पे आते हैं कि बी और सी का एंगल बाइसेक्टर आई पे मिला तो बताओ ये क्या होगा। तो मैं कहता हूं ये जो होता है ना, अपने खोपड़ी पर के 90 में से अपने खोपड़ी पर का एंगल आधा करके जोड़ दो। वही बात लिखी हुई है कि बी आई सी जो है 90 में से आप एंगल बी एस सी करके आप जोड़ दोगे, वो बात आ जाएगी। फिर आपको अगर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो आ जाती तो लीड आप यहाँ पे ले सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एंगल बाइसेक्टर दे दिया है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये वाई है। आपसे कहेगा एडी बताओ निकाल के, तो आप लिखोगे 2ab cos थीटा बाई 2, यानी आधा एंगल ये वाला cos थीटा बाई 2 अपॉन a प्लस बी कर लोगे। फिर कई बार आपको साइड दे देगा, एंगल नहीं देगा, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर बोल देगा, तो आप AD स्क्वायर बराबर AB माइनस का XY लिखोगे, आसपास की साइडों का प्रोडक्ट माइनस का XY करोगे।
ये तब लगाओगे जब एंगल दे देगा, ये तब लगाओगे जब एंगल नहीं देगा, ये साइडें दे देगा। ठीक है, चलेंगे आगे। एडी अगर बाइसेक्ट कर रही है हमारे पास एक्सटर्नल एंगल को, तब भी हम एडी निकाल सकते हैं। जैसे एडी निकालना है तो आप वही लिखोगे, अब की बार एक्स वाई, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो एक्स गुणे का वाई और माइनस का ए बी कर लोगे। ठीक है, पीछे वाले में ए बी माइनस का एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स वाई माइनस का ए बी करना है एडी निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एबीसी एंड एसीबी मिले एक्स सेंटर पे, तो हमारे पास बीएसी बराबर होता है 90 माइनस एंगल बीएसी का आधा। यानी कि आप यहाँ पे जब अंदर वाले साइड पे मिल रहे थे तो 90 में से a/2 कर रहे थे, यहाँ मिल रहे तो 90 में से a/2 कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इसको कि अगर ID और हम AD करें और I और BE करें, इनको अगर लिखें, इनका रेशियो नहीं, ये प्लस होते हैं, रेशियो नहीं इनका, ये प्लस होते हैं, इनका ये प्लस होता है। प्लस बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, यहाँ पे AI अपॉन का AD, BI अपॉन का BE प्लस CI अपॉन का CF करेंगे तो ये कितना आता है हमारे पास? 2 आता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास आता है कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर अगर आपको मिले तो ये अगर हमारे पास थीटा होता है तो ये हमारे पास θ/2 होता है। जब इसका एक्स जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका जो अंदर का एंगल बाइसेक्टर होता है जहां पे मिलते हैं, वो हमारे पास इसका आधा होता है। पॉइंट ध्यान देना इस बात को, सारे के सारे पॉइंट से आपको मैं रूबरू करवा दूंगा यहाँ पे। अब जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये एक फिगर आप अपने जहन में उतार लेना। ये फिगर होती है कि ये हमारे पास जैसे जेड हो गया, ये जेड हो गया, ये वाई, क्योंकि ये हमारे पास पता होता है आपको सर्कल के, अगर हम किसी बाहर पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो आपस में बराबर होती है, उसी पॉइंट से होता है जेड जेड, एक्स 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 है। अब लेकिन हमें क्या पता है, अगर हमें मान लो x की वैल्यू निकालना है और s हमारे पास सेमी पेरीमीटर, मान लो तीनों साइडें दे देगा, आपसे कहेगा ये वाली वैल्यू निकालो, कई बातें पूछी जा सकती हैं, तो आप ये फिगर अपने जहन में उतार के रखना। तो सेमी पेरीमीटर में से आप सामने वाली साइड घटा दोगे, जैसे इसके सामने x के सामने c है, आप c घटा लो। आपको y निकालना है, y कहाँ पे है? ये y यहाँ पे, इसके सामने वाली साइड आप घटा लो a। जैसे z निकालना है, z कहाँ पे है? ये इसके सामने वाली साइड घटा लो आप ये। ठीक, तो आपको ये कर लेना है अपने पास z बराबर है s माइनस बी, इससे आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मान लो यही पॉइंट आपको दे दे और आपसे रेडियस पूछ दे कि इस ट्रायंगल की जो रेडियस है ना, ये बताओ कितनी होगी, तो इसकी जो रेडियस आती है वो अंडर रूट का एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड अपॉन का एक्स प्लस वाई प्लस जेड आती है। अगर इसी से आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि ट्रायंगल एबीसी बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बताओ, तो एक्स वाई जेड अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है। ये रिजल्ट आप तैयार करके रखना, इंपॉर्टेंट है। एक ये फिगर आती है कि हमारे पास एक राइट एंगल देगा, उसमें से एक आपको सर्कल बना देगा अंदर, ठीक, और आपसे कहेगा ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ कितना होगा, तो ये निकल के आता है एबी। ध्यान देना, जो इसकी रेडियस है ना आर, ये हमारे पास, इसको हम सेमी पेरीमीटर माइनस का हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। इसको सेमी पेरीमीटर माइनस का हाइपोटेन्यूज भी लिखा जा सकता है। और अभी पीछे बताया था इसको और क्या लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में पी प्लस बी माइनस का एच अपॉन का 2 भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा ध्यान देना, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, और कभी भी अगर ये 2 पॉइंट दे दे तो आप जल्दी से उत्तर कर लेना ए बी। लोगों से बनता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा तो आप जल्दी कर पाओगे। चलो हम आगे चलेंगे। आगे एक ये पॉइंट आता है कि हमारे पास जैसे एक्स सर्कल बना दे बाहर, तो एक्स सर्कल की जो रेडियस होगी, जैसे मान लो ये हमारे पास आर है, तो ये जो आर होगी, ये आर कितनी निकलती है रेडियस ऑफ एक्स सर्कल की? डेल्टा अपॉन एस माइनस है। जैसे यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये साइड ए दे देगा, तो एस माइनस का ए निकल के आता है हमारे पास, डेल्टा अपॉन का एस माइनस का है। डेल्टा का मतलब होता है एरिया, एरिया अपॉन एस, एस का मतलब होता है आपका सेमी पेरीमीटर। तो ये आप ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है और आपको ये तैयार रखना है। आगे चलते हैं। आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उससे हम बोलते हैं सरकम सेंटर बोले। अब सरकम सेंटर जो बोलते हैं, सरकम से यहां इस सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। पहला पॉइंट ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, एडी बराबर बीडी, और ये ओई लंब होगा बीसी एंड बीई लंब होगा, बी बराबर ईसी के हो जाएगा, और इसके बराबर ये। तो ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पास थ्रू पॉइंट सरकम सेंटर। तो ये जो पॉइंट है ये सरकम सेंटर होता है। ये दूरी और ये दूरी आपस में सब बराबर होती है, क्योंकि ये सरकम रेडियस होती है। आगे देखते हैं कैसे हम सरकम रेडियस निकालते हैं। जैसे ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पे है कि हमारे पास द रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सरकम रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो OA बराबर OB बराबर OC, यानी कि ये और ये तीनों हमारे पास बराबर होंगी सरकम रेडियस। और किसी भी कोई भी ट्रायंगल की आपको सरकम रेडियस निकालनी है तो ABC अपॉन का 4 डेल्टा आप कर दोगे। डेल का मतलब फिर से वही एरिया। अब डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर अगर आपको बताना हो, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस,
तो आप लगाओगे अंडर रूट का यानी कि सरकम रेडियस का स्क्वायर माइनस का 2 गुना सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का 2 RR, ऐसे याद रखो। ठीक है, सरकम रेडियस हमारे पास कैपिटल आर से डिनोटेड है, आर हमारे पास स्मॉल आर हमारे पास इन रेडियस है। नोट दूसरा पॉइंट क्या है, ए अपॉन का साइन है, जैसे आप लिखते हो ना साइन रूल, तो ए अपॉन का साइन है, बी अपॉन का साइन बी, सी अपॉन का साइन सी जो होता है 2 गुना सरकम रेडियस के बराबर होता है। और ध्यान देना, जो हमारे पास सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है, यानी ये एंगल जो होगा ये 2 थीटा होगा अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो। ये पॉइंट ध्यान देना, सर्कल की प्रॉपर्टी से होता है ये। चलो अब ऑर्थो सेंटर पे चलते हैं, सरकम रेडियस पे उतनी ही बात होती है। ठीक, और अगर आपको ध्यान देना है ना तो एक पॉइंट ये ध्यान दे दो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो इसके मिड पॉइंट पे होती है, यानी कि ये और ये बराबर होते हैं। ठीक, सरकम रेडियस यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है ये हाइपोटेनियस का आधा होती है। और इक्विलेटरल एंगल आगे मिल जाएगी 2D में, 2D में चीजें मिल जाएंगी। अगर इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल एंगल की सरकम रेडियस जो होती है a अपॉन का √3 होती है। ये आप पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, चलो अब इसे ऑर्थो सेंटर आया लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या है हमारे पास, लंब केंद्र होता है हमारे पास एल्टीट्यूड कोई डाले, if a perpendicular drawn from a vertex of a triangle to the opposite side is called the altitude of the triangle। ये एल्टीट्यूड हो गया। और जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसको आप एस से डिनोट करते हो। अब ऑर्थो सेंटर पे कोई एंगल निकालना होता है, पकड़ना ऑर्थो तो खोपड़ी पर के एंगल को 180 में से घटा देना। इससे खोपड़ी पर एंगल कौन सा है, ए, इसमें से 180 घटा देना। जैसे मान लो ये वाला निकालना हो तो इसको खोपड़ी पर कौन है, सी, 180 में से सी घटा देना। मान लो ये निकालना है तो 180 में से इसके खोपड़ी वाला घटा देना, बी घटा देना। तो ऐसे ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारे पास स्पेशल केस ऑर्थो सेंटर के होते हैं, जहां पे ऑर्थो सेंटर मिलता है उसे हम, जहां पे एल्टीट्यूड मिलते हैं तीनों उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि AO गुणे का OD अगर कर दें और फिर BO गुणे का OF कर दें, फिर हम CO गुणे का OE कर दें, तो ये आपस में, इनके प्रोडक्ट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दूसरी बात, अगर हमें हाइट ही तो है ना AD BF और C यानी कि तीनों की हाइट का रेशियो निकालना हो तो 1 अपॉन का इसके सामने जो बेस होगा, जैसे AD के सामने AD किस पे बेस है, AD का बेस क्या है हमारे पास BC, तो 1 अपॉन का BC कर देंगे, रेशियो 1 अपॉन AC कर देंगे। BF का बेस क्या है हमारे पास, बोलोगे AC, तो A 1 अपॉन का AC कर दिया। तो आपको अगर H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालना हो ना, जिसपे हाइट होती है वही उसी का आप रेशियो प्रोकल करके उनका रेशियो ले सकते हो। अब आपको कभी कभी ये चीजें दे करके आपसे बोल देगा कि भाई बताओ इसकी रेडियस बताओ, इसकी रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी, तो 1 अपॉन का R आपसे बोल देगा, 1 अपॉन का R निकाल के बताओ क्या निकल के आएगा। तो 1 अपॉन का BC नहीं होगा, ये हाइट होता है, ये हाइट होता है भाई, ये आप करेक्ट कर लेना। इसको मैं सही लिख देता हूं, 1 अपॉन का AD प्लस 1 अपॉन का BF प्लस 1 अपॉन का CE होता है। ठीक, ये हाइट होती है, जो हाइट आ रही है ना इनके सम के बराबर होती है ये। अब इसे यहाँ पे हम कर दें 1 अपॉन AD माइनस 1 अपॉन BF लेस देन होता है हमारे पास 1 अपॉन E लेस देन हमारे पास 1 अपॉन AD प्लस 1 अपॉन BF, ये ऐसे चलता है। ठीक, अब जैसे लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर के आप देख लो, एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर अंदर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, वर्टेक्स कंटेन करता है राइट एंगल पे, वहां पे होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास इसके बाहर होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का आप देख लो, यहाँ पे आप फंसते होता है, तो ये जो होता है ना इसका, ये बाहर होता है, यहाँ पे होता है इसका सेंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बारे में इतनी सारी बातें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसमें से एक बात बोल देगा आपसे, एक इन सेंटर से पास हो रहा है, एक सरकम सेंटर, सी मतलब सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से पास हो रहा है, और आपको इसके बीच का एंगल पूछ लिया जाएगा। तो बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ कर दोगे। ऐसे ही कोई एक लाइन आपसे बोलेगा ऑर्थो सेंटर से जा रही है, कोई एक लाइन इन सेंटर से जा रही है, तो यहां से भी आपसे बीच का एंगल थीटा पूछ लेगा, बी माइनस का C/2 होता है। यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक बोल देगा ऑर्थो सेंटर से जा रही है, एक बोल देगा सरकम सेंटर से जा रही है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर से अगर जा रही है तो थीटा बराबर बी माइनस का सी हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान देके रखना। अब चलते हैं आगे मीडियन की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा टाइप। मीडियन क्या होता है हमारे पास, जो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। A line segment from a vertex of a triangle bisect the opposite side, the line segment is called the median of the triangle। यानी कि शीर्ष से लेकर के जो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में बांटे वो मीडियन कहलाती है। और जहां पे तीनों पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन मिलती हैं वो पॉइंट हमारे पास ग्रेविटी पॉइंट कहलाता है, यानी कि सेंट्रॉइड कहलाता है, यानी कि केंद्रक कहलाता है। वो केंद्रक हो गया। और जो इनका रेशियो होता है ये दो रेशियो का एक होता है।
ये रेशियो दो रेशियो का एक होता है, AGGD, BGGE, CG और GF, इनका अनुपात हमारे पास दो रेशियो का एक होता है सदैव। इसके बाद आती है अपोलोनियस थ्योरम। मान लो आपको कोई मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो आप अपोलोनियस थ्योरम से निकालोगे। कैसे? जैसे AD निकालना है तो AD के आसपास की साइड कौन सी है? AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर करोगे बराबर 2 गुना मीडियन का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस जिस पे है उसकी आप हाफ ले लो। BD भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हो, तो BD का स्क्वायर कर लिया। ऐसे ही अगर मान लो आपको BE की निकालना है, आप ऐसे याद किया करो, जैसे BE निकालना है, BE निकालना है, BE है ना मीडियन, BE है, बी है, बी के आसपास साइड है कौन सी? ये है BC AB, तो BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर बराबर 2 गुना मीडियन का स्क्वायर यानी कि BE का स्क्वायर, और एक किस पे है? इस वाली लाइन पे है, तो इसका आधा ले लो, C ले लो, C का स्क्वायर कर लिया। चलो ऐसे मेरे साथ बोलो, अगर आपको CF निकालना है, CF निकालना है तो आप क्या करो? CF के आसपास कौन सा है? BC और AC, तो BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर 2 गुना मीडियन यानी कि CF का स्क्वायर किस पे है? हमारे पास AB पे है, तो उसका आधा ले लो, BF का स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर लिखे हुए हैं कि हमारे पास तीनों में मीडियन का जो सम होता है ना, यानी मीडियन का सम जो होता है ये लेस देन होता है हमारे पास तीनों भुजाओं के सम से, तीनों भुजाओं के सम से लेस देन होता है। ठीक, ये बात। फिर हमारे पास अगर हम कर दें AB स्क्वायर BC स्क्वायर यानी साइडों के स्क्वायर का सम, साइडों की स्क्वायर के सम का 3/4 गुना जो होता है ये मीडियन की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पॉइंट आप ध्यान देना, दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा क्या होता है? अगर हम तीनों मीडियन की स्क्वायर, तीनों मीडियन का सम करें और उसका 4/3 कर दें तो ग्रेटर देन होता है हमारे पास तीनों साइडों के सम से। तीनों साइडों के सम से हमारे पास 4, अगर मीडियन के 4/3 गुना सम कर दें तो ये हमारे पास बड़ा आता है। ठीक है, चलो अब ये आता है हमारे पास एक पॉइंट और, जब हमारे पास मीडियन कट करती है 90 डिग्री पे तो क्या होता है? मीडियन जैसे ही 90 डिग्री पे कट कर रही है, अब देखो यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाली जो आसपास की साइड है ना, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का बराबर 5 गुना BC का स्क्वायर होता है, तो ये 5 गुना BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो, ध्यान देना इस बात को, कई बार आपको इसमें से और चेंज करके लिख देता है, तो आप इसको भी चेंज करके लिख सकते हो। मान लो आपकी बार मीडियन आपकी यहां से निकाल दे, यहां से निकाल दे और ये 90 डिग्री पे कट कर दे, तो आप लिखना सीखो कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे ये ABC लिखा हुआ है, आप इसको कैसे लिखोगे? मीडियन यहां से निकल ली, यहां से निकल ली, ऐसे लिखोगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर किधर है? 5AB स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो आप ये पॉइंट आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब मीडियन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन हो, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये भी हमारे पास मीडियन है, ये मीडियन है, जैसे मैंने लिख भी दिया ना व्हेन मीडियन कट्स एट 90, तो ये मीडियन है। तो जैसे हमारे पास ये मीडियन है तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है? AD स्क्वायर यानी मीडियन की स्क्वायर का सम AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर होता है। ये पॉइंट ध्यान देना। फिर अगर हम AD स्क्वायर और CF स्क्वायर करें तो ये बराबर आता है AC स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर के। AC स्क्वायर ये वाली साइड और FD यानी कि इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर हम AD स्क्वायर और CF स्क्वायर करें तो 5 गुना FD स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो ये 3 पॉइंट आप जब मीडियन हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की हो उसकी याद रखना। आगे चलते हैं। अब मीडियन हमारे पास जो डिवाइड करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में, जैसे मान लो ये मीडियन है तो इसके एरिया बेस्ड कंसेप्ट से ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये ग्रेविटी पॉइंट है हमारे पास, तो इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1 एरिया का। अगर मान लो ग्रेविटी पॉइंट के मैंने 6 टुकड़े कर दिए, सबको मिला दिया, तो ये 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 में बट जाता है। एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कभी भी ट्रायंगल का एरिया पूछ ले और मीडियन दे दे, तीनों मीडियन की लेंथ पता हो और आपके ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोलते हैं, तो आप जो ट्रायंगल फॉर्म होगा मीडियन से उसका एरिया निकालोगे, उसका 4/3 कर दोगे, आपका आ जाएगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक। अब एक स्टीवर्ट थ्योरम आती है। स्टीवर्ट थ्योरम किसी CVN के लिए लग सकती है। अपोलियस जो थ्योरम निकली वो भी आपकी इसी से निकली हुई, स्टीवर्ट से। आपके पास एंगल बाइसेक्टर की जो बताई थी वो भी स्टीवर्ट से निकली हुई है। तो किसी भी CVN के लिए आपकी लग जाती है। कैसे लिखते हैं हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये C है, ये भी है, तो C स्क्वायर का गुना N के साथ कराते हैं, B स्क्वायर का गुना M के साथ कराते हैं, बराबर M प्लस N करते हैं और फिर X स्क्वायर प्लस का MN लिखते हैं। जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है आप सभी को, तो ये ध्यान देना, ये M और N रेशियो होते हैं, यानी कि ये पूरी लंबाई अगर A होगी तो MN रेशियो हो जाएगा। तो इसको एग्जैक्ट में बांट के करना। अब जैसे हमारे पास मान लो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर C बराबर B हो जाए, यानी कि ये जो C है B के आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, देन क्या होता है? देन आप सीधे लिख सकते हो कि C स्क्वायर या फिर B स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी बोल दो, C स्क्वायर हो या B स्क्वायर हो, ये हमारे पास X स्क्वायर प्लस के MN के बराबर आता है। ये पॉइंट सभी को तैयार होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए स्टीवर्ट थ्योरम के बारे में। मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या होती है? मास पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे M1 वेट है, यहाँ पे M2 वेट है, इसकी लेंथ हमारे पास L1 है, इसकी L लेंथ हमारे पास L2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेट लगेगा वो M1 और M2 लगेगा। क्या लगेगा? M1 प्लस M2 लगेगा।
और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी M1 गुणे का L1 और L2 गुणे का M2, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्थिति बनती है। तो ये चीज मास पॉइंट थ्योरम की होती है। अगर आपको मास पॉइंट थ्योरम में दिक्कत आती है, आप सर्च करना मास पॉइंट ज्योमेट्री बाय प्रशांत सर, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, आपको क्लियर समझा दूंगा। तो समझाया है मैंने वहां पे, पैसिफिक सीरीज में मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ इस चीज को। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसी चीज होती है जिसके सभी अंग समान होते हैं, यानी कि बिल्कुल डिट्टो पे लगती है। अगर हमारे पास ये जितना होगा उतना ही ये होगा तभी लगेगी। जैसे मान लो 5 6 7 ये है तो 5 6 7 ये भी होगा तभी लगेगी। हालांकि ये ऊपर नीचे हो जाए, 6 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए, 7 इधर चला जाए, वो चलेगा, लेकिन मतलब फोटो ऐसी होनी चाहिए, डायमेंशन इसके यही होने चाहिए। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास 4 प्रकार से लगती है। एक ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लगती है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने कोई भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली, तो सीपीसीटी के द्वारा उस ट्रायंगल की सारी चीजें बराबर हो जाती हैं, यानी कि तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तीनों साइडें बराबर हो जाएंगी। और एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। या तो आपको तीनों साइडें मिल जाए, या 2 साइडों के बीच का एंगल मिल जाए, या फिर आपको 2 एंगल एक साइड मिल जाए, या फिर 2 एंगल के बीच की साइड मिल जाए, या फिर आपको लास्ट प्रॉपर्टी आरएचएस मिल जाए। आरएचएस का मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 और ये लिखा हुआ 5 और ये वो, ठीक। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास मान लो 5 हो जाए, ये हमारे पास 4 हो जाए, तो हमें पता होता है 3 होता है, या फिर इसको लिख लो 3, तब भी हमारे पास दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारे पास आरएचएस प्रॉपर्टी होती है राइट हाइपोटेन्यूस और एक साइड, यानी एक राइट एंगल बराबर हो, एक हाइपोटेन्यूस बराबर हो और एक कोई साइड बराबर हो, तो वहां पे हम लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट। सिमिलरिटी क्या होता है? और जो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया वो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएगा, यानी ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट आर सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये बात ध्यान देना, ठीक। और कॉन्ग्रुएंसी में एरिया पेरीमीटर सब बराबर होता है, सिमिलरिटी में इनका रेशियो बराबर होता है, ना कि इक्वल होता है। रेशियो बराबर होगा सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ बराबर होता है, एरिया पेरीमीटर सब कुछ बराबर होता है। और सिमिलरिटी जहां पे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी वहां तो सिमिलरिटी लगनी तय है। तो कॉन्ग्रुएंसी वाले 4 पार्ट आप इसमें से ध्यान देना। सिमिलरिटी में एक पार्ट और ऐड होता है, वो डबल ए की प्रॉपर्टी होती है, यानी एंगल। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपने सिद्ध कर दिया कि बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे डबल ए की प्रॉपर्टी से। अब जैसे हमारे पास मान लो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो क्या इनकी साइडों का रेशियो बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा एबीसी सिमिलर है हमारे पास डीएफ के, तो इनका रेशियो जैसे लिखोगे एबीडी और बीसी और ईएफ, और लिखोगे एसी और डीएफ, इनका रेशियो बराबर होगा। अगर एरिया लिखनी हो सबसे बड़ी बात, तो जो एरिया होता है ये जो हमारे पास ये रेशियो लिखा हुआ है इनकी साइडों के, इनके स्क्वायर में चलता है। इनका स्क्वायर कर दोगे, साइडों के रेशियो का स्क्वायर कर दोगे, साइडों के रेशियो का स्क्वायर कर दोगे। वो हाइट हो तो हाइट का कर दो, मीडियन पता हो तो मीडियन कर दो, एंगल बाई सेक्टर पता हो तो एंगल बाई सेक्टर कर लो। फिर जो भी आपको पता है, एरिया जो चलता है स्क्वायर में चलता है। लेकिन पेरीमीटर जो होगा, अगर आपको पेरीमीटर लिखना है ट्रायंगल एबीसी का, तो आप ऐसे कर लोगे। अगर पेरीमीटर करना है तो साइड के रेशियो के बराबर होता है। बस इतनी से पॉइंट ध्यान देना। चलो आगे चलेंगे। अब सिमिलरिटी जैसे लिखा हुआ है, पेरीमीटर मैंने बता दिया कि ये ऐसे ही चलता है, ठीक। अब हमारे पास M1 M2 मीडियंस है, H2 H2 हाइट और H1 H2 हाइट है ट्रायंगल की। इसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर मान लो हमारे पास कोई भी साइड है, कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके पैरेलल मैंने एक कोई साइड ड्रा कर दी, कोई साइड एक मैंने पैरेलल ड्रा कर दी, तो पैरेलल साइड ड्रा करते ही क्या होता है? अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास ये ट्रायंगल, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमारे पास पैरेलल लाइन की वजह से। तो डबल ए की प्रॉपर्टी से आप देखोगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एई अब दोनों हमारे पास कैसे होते हैं? सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर होते हैं तो इसको हम ये वाली लिख सकते हैं बात अपने पास, ए बी अपॉन का एई, बीसी अपॉन का एफ, एसी अपॉन का एफ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीई बटे का एई और सीएफ बटे का एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट बीसी बटे का ईएफ इसके बराबर मत करना, फिर ठीक इतने इतने को बराबर करना। तो ये हमारे पास होती है थेल्स थ्योरम। एग्जैक्टली थेल्स थ्योरम आपकी ये वाली है, ये वाली आपकी थेल्स थ्योरम है, ठीक। और फिर आगे एक पॉइंट बोलता है ई और एफ हमारे पास मिड पॉइंट है ऑफ सीरीज ए साइड ए बी के। ए बी के अगर ए बी और ए सी के मिड पॉइंट देता है हमारे पास ई और एफ, तो ई एफ की जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर होती है। ये पॉइंट भी ध्यान देना। और एक बात, अगर मैं कहूं यहां से एक लाइन ड्रा करोगे, तो ये लाइन अगर ड्रा करोगे ना, तो ये और ये जो हमारे पास बराबर होंगी, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट का काम कर जाएगी। यानी अगर ये बराबर है, अगर ये मीडियन का काम कर रही है ईएफ जो है अगर मिड पॉइंट पे है, तो ये आगे कहीं भी जाएगी ना तो उसके मिड पॉइंट पे ही मिलती है। ये पॉइंट आप ध्यान देना, ये पॉइंट आप ध्यान देना, ठीक। चलो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, अगर मान लो इसको ज्वाइन करा दें तो हमारे पास क्या होता है? 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक ये और ये,
ये अल्टरनेट सेगमेंट, ये हमारे पास अपोजिट वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं हमारे पास सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास ईयूएफ और सीओबी दोनों कैसे डबल ए की प्रॉपर्टी से सिमिलर, और सिमिलर होते ही आप जैसे लिखे हो ये चीजें वैसे लिख सकते हो, ई एफ बटे का बीसी, ओ एफ बटे का हमारे पास ओबी, और फिर ओई बटे का हमारे पास ओई बटे का ओसी, ओई बटे का ओसी लिख सकते हो। ठीक, एरिया लिखना है तो ई एफ बटे बीसी का स्क्वायर कर लो, ओ एफ बटे ओबी का स्क्वायर कर लो, ओई बटे ओसी का स्क्वायर कर लो, ये पॉइंट आप कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पे स्टार मार्क लगा लेना, आपको काफी मदद देगा कहीं ना कहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर बी डी स्क्वायर, तो सबसे पहले बी डी पे अटैक करो, बी डी स्क्वायर निकालना है, बी डी निकालना है, तो बी डी स्क्वायर लिखोगे जब हमारे पास ये पता हो ए बी और बी सी और ए सी पता हो, तो बी डी अगर लिखना है तो ए बी गुड़े का बी सी बटे का ए सी करोगे। अगर बी डी स्क्वायर लिखना है इसका यानी कि ए डी गुड़े का सी डी कर लोगे। मान लो अगर ये लिखना है 1 बटे बी डी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए बी स्क्वायर प्लस 1 बटे बी सी स्क्वायर, 3 पॉइंट आपके बीडी पे अटैक से हो गए। ठीक, सिमिलरिटी से ये प्रूव होते हैं। अगर आपको ए बी स्क्वायर निकालना है, मान लो ए बी मान निकालना है और ये पता है और पूरी ये पता है, तो आप ए बी स्क्वायर लिखोगे ए डी गुड़े का ए सी पूरा। अगर आपको इसी प्रकार से बी सी स्क्वायर लिखना है तो सी डी गुड़े का आप पूरा ए सी कर दोगे, वो कर लिया आपने। अब मान लो आपको रेशियो चाहिए, इन्हीं में से आपको अगर रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो, तो ए बी बटे बी सी स्क्वायर का रेशियो क्या निकल के आएगा, ए डी बटे का सी डी, क्योंकि ए सी से ए सी कट जाएगा, ये बात हो जाएगी। फिर मान लो आपको इधर की बातें दे करके आपकी ये वाली साइड ए बी पूछ लिया जाए, तो ए बी अगर आपको निकालना है बी सी गुड़े का बी डी और बटे का सी डी कर लोगे। अगर आपको मान लो आपकी बार इधर इधर की साइडें दे दे और ये वाली बात पूछ ले, तो आप बी सी बराबर करोगे ए बी गुड़े का बी डी बटे का ए डी कर लोगे। ये पॉइंट आप सभी याद रखना, ये बार बार रिवाइज करोगे ना पेपर के पहले, आपको तब दिमाग में आपकी आएंगी और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो आप सभी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको ये एंगल दे देगा थीटा, कभी बोलेगा ये दोनों साइडें आपस में बराबर हो गई, ये दोनों साइडें आपस में बराबर कर दिया इन्होंने, और ये वाला एंगल पूछ लेगा, तो ध्यान देना ये सीधे सीधे एक्स बराबर थीटा होता है। इस फिगर को आप 2-4 बार बनाना, लाइब्रेरी में बैठो सामने चिपका लेना, यानी कि इस कुछ पॉइंट जो है ना आप निकाल के रखो कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तभी दिमाग में आएंगे। अब मान लो ये वाले हमारे पास दो साइडें बराबर कर दें, ये वाली दोनों साइडें बराबर कर दें, तो ये हमारे पास x का मान पूछे वही थीटा दे दे, तो x बराबर आता है 180 माइनस का 2 थीटा। अगर मान लो हमारे पास ये साइड और ये साइड बराबर कर दे, ये साइड और ये साइड बराबर कर दे, फिर x पूछे तो x बराबर 90 माइनस थीटा बाई का 2 होता है। ये 3 पॉइंट आप यहां से तैयार रखना और बार बार रिवाइज करोगे ना तभी दिमाग में बैठेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और दिए हुए हैं, देखो आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि आपके पास सारी चीजें एक स्लाइड में लिखी हुई नजर आ रही हैं। कभी हमारे पास बोलेगा इसके परपेंडिकुलर और बेस पे हमने एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर रख दिया, रखा तो, और ये साइड आपको दे देगा और ये साइड आपको दे देगा, बोलेगा x का मान निकालो, तो ए बी बटे का अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर आप कर दोगे। अगर मान लो आपको यहाँ पे दे दिया, ये साइड दे दिया और वैसे ही स्क्वायर रखा हुआ है और ये साइड अब की बार दे दिया ए ओ बी ओ, तो x की वैल्यू निकल के आती है x बराबर अंडर रूट का ए बी निकल के आती है। अगर आपको मान लो वही स्क्वायर रखा हुआ है और ये पूरा परपेंडिकुलर पता हो जाए, ये पूरा बेस पता हो जाए, परपेंडिकुलर बेस पता हो, तो ए बी अपॉन का ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, अब की बार बोलेगा हाइपोटेनस पे एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर रख दिया और वही साइड दे दिया कि ए ये है बी ये, इतना बी है इतना ए है, तो यहां से निकलता है एक्स बराबर अंडर रूट का ए बी। वही फिगर है, स्क्वायर जो है मैक्सिमम साइज हाइपोटेनस पे रखा है, लेकिन ए अब की बार ये दे दिया, बी अब की बार ये दे दिया, तो ए बी अपॉन का अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। आप देखो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। और जब पूरा हमारे पास ए ये पता हो, बी ये पता हो, सी ये पता हो, यानी परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो और हाइपोटेनस पता हो, और मैक्सिमम साइज का स्क्वायर आपका हाइपोटेनस पे रखा गया हो, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है वो एबीसी यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है। ये 6 पॉइंट आप सभी अपने दिमाग में बैठाल के रखना, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास ये 60 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये हमारे पास अल्फा रहेगा, क्योंकि ये इक्विलेटर एंगल होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक, सबसे पहली बात ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये एक्स वैल्यू, ये जेड वैल्यू, ये वाई वैल्यू, कोई एक पॉइंट बोलेगा अंदर, कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, तो यहां से जो हमारे पास ए ओ बी और सी ओ ए होता है सिमिलर होता है। कौन? ए ओ बी कहां गया? ए ओ बी ये वाला पॉइंट और सी ओ ए यानी कि ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये 60 माइनस है, ये ए हो गया, तो ये हमारे पास 60 माइनस का ए हो जाएगा। ठीक, 60 माइनस का अल्फा बचेगा, ऐसे ही फिर ये हमारे पास कितना बचेगा? अल्फा बच जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है,
यहाँ पे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। जैसे ही सिमिलर होते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट तैयार कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, वाई जेड होता है। ठीक, ये भी सिमिलरिटी से ही ये प्रूव होता है, तो आपको सिमिलरिटी से ही ये बात आपको ध्यान देनी है मेरे साथी, ये आपको सिमिलरिटी से ही बात ध्यान देनी है। ठीक, चलो अब क्वाड्रिलेटरल की ओर चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले होता है चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। फिर एक पॉइंट ये आता है, अगर हमारे पास एंगल बाई सेक्टर, अगर इसका एंगल बाई सेक्टर इसका एंगल बाई सेक्टर मिले, जो अपोजिट एंगल हैं इनके सम का आप आधा कर दोगे। एंगल ए भी बराबर एंगल सी प्लस एंगल डी बटे का आप 2 कर दोगे। ये पॉइंट आप सभी कर सकते हो, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब कुछ और क्वाड्रिलेटरल की बातें हैं, यानी चतुर्भुज की बातें हैं, कि हमारे पास मान लो डायगोनल पे हाइट डाल दें h1 और h2 डाल दें, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया आता है 1/2 AC h1 प्लस h2। ये भी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें हम 2D में पढ़ेंगे ना, तो 2D में भी ये पॉइंट आते हैं। 2D में जो इसमें बचेगा वो 2D में भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देना। जैसे ट्रायंगल की आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेनली मैं 2D में डील करूंगा, तो वहां पे आएंगी चीजें, वो जैसे आपको लग रहा हो हीरोन फार्मूला नहीं पढ़ाया और काफी चीजें नहीं बताई उसके बारे में, तो वो हम 2D में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस एंगल पे है ज्यादा, कि एंगल जितनी सारे हैं वो सारे के सारे बताए जाएं, जो ज्योमेट्री में आते हैं कंसेप्ट उतनी सारी बातें। ठीक, अब जैसे मान लो इसकी हाइट दे दे, आपको हाइट दे दे, बेस पता हो जाए तो ए बी इंटू यानी कि बेस इंटू हाइट कर दोगे एरिया निकालने के लिए। आपको डायगोनल पता हो, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 पता हो, और बीच का एंगल मान लो थीटा पता हो, तो आप एबीसीडी का एरिया निकालना है हाफ ऑफ d1 d2 साइन थीटा कर सकते हो, ये कर सकते हो आप। अगर मान लो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये सारे के सारे जितने एप्लीकेशन लिखे हुए हैं ना क्वाड्रिलेटरल के हैं, अगर ये A1 एरिया में हो, ये A2 एरिया में हो, ये A3 एरिया में हो, ये A4 एरिया में हो, ये सब एरिया है, तो A1 गुणे का A3 और A2 गुणे का A4, इनका प्रोडक्ट आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। फिर मैं कहूँ ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसको वो मत समझना कि ये स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो जहां पे ये मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो ये जो मिड पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये जो आकृति होती है PQRS, ये एक पैरेललोग्राम होती है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाकर के हम आकृति बना रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम बनती है, इस बात को कंठस्थ करके रखना। एक ही रेक्टेंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल जल्दी से पढ़ो कि इसमें हमारे पास आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, एरिया L+B होता है, पेरीमीटर 2L+B होता है, चारों एंगल बराबर 90 डिग्री होते हैं, D1 D2 का लंबाई बराबर होता है। लेकिन डायगोनल जो होते हैं ना तो एंगल बाई सेक्टर होते हैं, ना ही परपेंडिकुलर होते हैं, ये गलती मत करना कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं ना तो परपेंडिकुलर होते हैं, ना तो एंगल बाई सेक्टर होते हैं। आगे पॉइंट ये लिखा हुआ है, अगर मान लो कोई भी पॉइंट हमारे पास P है किसी साइड पे, तो इसका जो एरिया आता है एबीपी का, ये हाफ ऑफ हमारे पास चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया के बराबर होता है। ये पॉइंट अभी अभी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, तो आप सभी लोग तैयार करके जाना इस पॉइंट को, कि अगर मान लो इसको 4 एरिया में बांट रहे हैं और वो एक अंदर कोई पॉइंट है, कोई भी अंदर पॉइंट है, डायगोनल नहीं है ये, कोई पॉइंट है, तो यहां से जो A1 आता है, A3 आता है, A2 आता है, A4 आता है, तो A1 प्लस A3, देखो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, A1 प्लस A3 और A2 प्लस का A4, ये पॉइंट आप ध्यान देना। पीछे वाले पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, वो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल था, ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बांट रहे थे तब प्रोडक्ट आ रहा था। ठीक, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना, कंठस्थ करना इंपॉर्टेंट है कि AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होता है OD स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर, ये बात आप ध्यान देना। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, O को मैंने बाहर ले लिया, जैसे बाहर लिया, तो भी पॉइंट वही याद रखना है, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, वही पॉइंट याद रखना है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं, ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब आगे बात आती है कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है ABCD, ये मिड पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक, अब जब ये मिड पॉइंट है, तो जो मिड पॉइंट को मिलाकर जो आकृति बन रही है PQRS, ये जो आकृति बन रही PQRS, ये एक रोम्बस बनती है। अभी मैंने देखा था क्वाड्रिलेटरल को मिलाने पे क्या बन रहे थे मिड पॉइंट को, पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल को मिलाकर के क्या बन रहे हैं, रोम्बस बन रहे हैं। आगे चलते हैं, रेक्टेंगल के और पॉइंट है, अगर मान लो ये MDM, ये हमारे पास मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, ये भी हमारे पास मिड पॉइंट है। M और N क्या है, मिड पॉइंट्स है हमारे पास साइड DC और AB के, तो यहां से जो रिजल्ट होता है कि DE और EF और FB, ये सब आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये ध्यान देना। ऐसे ही अगर हम कहें ये एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल बाई सेक्टर है, ये एंगल बाई सेक्टर है, और इसका अगर एंगल बाई सेक्टर जो मिल रहे हैं जहां पे ये पॉइंट PQRS, ये जो आकृति बन रही है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, स्क्वायर होता है। ध्यान देना, अगर एंगल बाई सेक्टर मिल रहे हैं तो स्क्वायर होता है,
अगर मिड पॉइंट मिल रहे हैं तो वो हमारे पास रोम्बस बनाती है रेक्टेंगल में। बार बार रिवाइज करोगे इस पीडीएफ से तो आपको ध्यान रहेगी। एक बात ये आती है कि एरिया ऑफ एबीसी जो होता है, यानी कि दो डायगोनल जो इक्वल एरिया में बांटता है, ये पी हमारे पास कोई पॉइंट है, तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया आपस में रेक्टेंगल में कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक, अब पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर हमारे पास अगर देखें तो आमने सामने की साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं। आमने सामने की साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं यानी एंगल बी बराबर एंगल डी भी आप लिख सकते हो। D1 D2 आर नॉट एंगल बाई सेक्टर, यानी डायगोनल डायगोनल 1 डायगोनल 2 एंगल बाई सेक्टर नहीं होते हैं। D1 D2 नॉट इक्वल, ये बराबर भी नहीं होते हैं। D1 D2 और नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इसका सम, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपने दो पैरेलल लाइन के बीच का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 होता है, उस प्रॉपर्टी से प्रूव होते हैं। ठीक, तो ये चीज हो जाती है अपने पास। चलते हैं आगे। समांतर चतुर्भुज की और कुछ प्रॉपर्टी है। अगर मान लो अब की बार इसके मिड पॉइंट को मिला दें, समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिला दें, तो क्या बनता है। अगर आप समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिला रहे हो, समांतर चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिला रहे हो, तो जो आकृति बन रही है PQRS पैरेललोग्राम ही बनती है। देखो, क्वाड्रेटल के मिड पॉइंट को मिलाया, पैरेललोग्राम बना। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाया, रोम्बस बना। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाया, पैरेललोग्राम बनता है। अब अगर हमारे पास ये मान लो मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो यहां से DE बराबर EF बराबर FB आते हैं। ये पॉइंट सभी को कंटेस्ट होना चाहिए। ये भी इसका जो डायगोनल होता है दो इक्वल एरिया में बांटता है। अगर कोई पॉइंट P है और आपसे APB का मान पूछ ले तो हाफ ऑफ हमारे पास क्वाड्रेटल ABCD होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान देना। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज में ये हमारे पास मान लो P कोई अंदर एक पॉइंट है, कोई अंदर एक पॉइंट है, कोई अंदर एक पॉइंट है। तो ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, तो A1 प्लस A2 यानी एरिया 1 और एरिया 3 और एरिया 2 और एरिया 4 के सम के बराबर होता है। फिर आगे वाली पॉइंट, ये इसके एंगल बाई सेक्टर, ये इसके एंगल बाई सेक्टर, ये इसका एंगल बाई सेक्टर, ये इसका एंगल बाई सेक्टर। जहां पे एंगल बाई सेक्टर मिल रहे हैं वो जो हमारे पास आकृति बन रही है वो आकृति कैसी बनती है, रेक्टेंगल बनती है। रेक्टेंगल से कौन सी आकृति बन रही थी आपकी, पैरेललोग्राम बन रही थी ना, स्क्वायर बन रही थी। रेक्टेंगल से आपकी स्क्वायर बन रही थी। देखो, रेक्टेंगल से स्क्वायर बन रही है हमारे पास, पैरेललोग्राम से हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। तो ये आप बार बार रिवीजन करने से ध्यान दोगे। स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, चारों एंगल आपस में 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल डायगोनल बराबर होते हैं और डायगोनल एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना। P अगर कोई पॉइंट है तो इसका एरिया जो होता है इसके स्क्वायर के एरिया का आधा हो जाता है। अगर हमारे पास ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसके अगर मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, ये अगर मिड पॉइंट है, तो फिर ये समझ लो जो मिड पॉइंट से जो आकृति बनती है वो स्क्वायर बनती है। देखो, पैरेललोग्राम स्क्वायर के जो मिड पॉइंट से मिल रही है वो ये हमारे पास वही फिगर बन जाती है। जैसे पैरेललोग्राम से मिला तो पैरेललोग्राम, स्क्वायर से मिला तो स्क्वायर मिड पॉइंट। अगर रेक्टेंगल से मिलता है तो रोम्बस, और रोम्बस से मिलता है तो रेक्टेंगल बनेगा, अभी देखना। ठीक, और हमारे पास ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये DM MC और ये हमारे पास इसके बराबर, तो यहाँ से DE बराबर EF बराबर FB होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग कंटेस्ट करके रखना। फिर अगर O कोई पॉइंट है हमारे पास स्क्वायर में, तो वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि हमारे पास इनका A1 और A3 A2 और A4 इनका सम बराबर होता है। और जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी ये वाली बताई थी AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे अगर कोई हमारे पास O पॉइंट बाहर है तो AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इसके बराबर होता है। अगर हमारे पास इसके डायगोनल हो तो दो इक्वल एरिया में इसको बांट देते हैं। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट बिल्कुल आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इतने पॉइंट आपको बार बार गो थ्रू करने हैं। ट्रेपेजियम पढ़ते हैं। ट्रेपेजियम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है, आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं, सिर्फ क्या होती है, पैरेलल होती हैं। इनमें जो ये आता है ये हमारे पास इसकी हाइट होती है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, BC और AD पैरेलल नहीं होती। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दो साइडें सिर्फ पैरेलल होती हैं, दो साइडें AB और CD पैरेलल होती हैं, बस BC और AD पैरेलल नहीं होती। ठीक, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है AB और CD पैरेलल है और BC बराबर AD हो जाए, मतलब ये वाली साइड, तो इसे बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे AQ और BP ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट मेरा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, व्हेन डायगोनल कट इनटू पॉइंट O, डायगोनल हमारे पास पॉइंट O पर कट कर रहे हैं, तो AOB और COD दोनों आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होंगे, सिमिलर होते ही एक कोई आपके पास कंप्लीट एक थ्योरम निकल के आती है, ये आप कंठस्थ करना कि OA गुणे का OD, मतलब OA गुणे का OD बराबर होता है हमारे पास OB गुणे का OC के। ठीक, या फिर ऐसे याद कर सकते हो आप, AO बटे का OC BO बटे का OD इसके बराबर आता है। फिर अगर एरिया बोल दे AOB यानी कि इसका एरिया, AOB का एरिया, COD का एरिया,
AO बटे का OC का स्क्वायर और AOB बटे OC का स्क्वायर और AB और CD के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। और ये वाला एरिया आपस में बराबर होता है। ये ट्रेपेजियम की इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान देना। और एक बात जो होती है कि इनके जो डायगोनल का स्क्वायर का सम होता है, जैसे AC स्क्वायर हुआ, BC स्क्वायर हुआ, इनका सम होता है ये AD स्क्वायर, AD यानी कि ये वाली साइड, और हमारे पास BC मतलब ये वाली साइड, प्लस 2 गुना पैरेलल साइड AB और CD, इसके बराबर आपके सामने निकल के आता है। पैरेलल साइड का 2 गुना प्रोडक्ट होता है और AD स्क्वायर BC स्क्वायर हमारे पास जो दो अनइक्वल साइड होती है उनके लिए, ठीक है। ट्रेपेजियम में और एक बात है, ट्रेपेजियम के अगर हमारे पास E और F अगर मिड पॉइंट का काम करें, E और F हमारे पास इसके मिड पॉइंट का काम करें, तो जो EF की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड का आधा कर दें। जो दो साइडें हैं उनको AB प्लस CD का आधा कर दें। ऐसे अगर मान लो डायगोनल के मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हैं, अगर डायगोनल के मिड पॉइंट है तो EF बराबर हाफ ऑफ AB माइनस का CD निकल के आ जाता है। ये पॉइंट ध्यान देना। तो अब एक ट्रेपेजियम में और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको नोट डाउन करना कि ट्रेपेजियम अगर हमारे पास डिवाइड करता है दो इक्वल पेरीमीटर में, अगर दो इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड कर रहा है तो AE और BE का रेशियो, DF और FC का रेशियो क्या निकल के आता है, सेमी पेरीमीटर माइनस का A, यानी मान लो सेमी पेरीमीटर में से ये घटाओगे, सेमी पेरीमीटर में से ये वाली साइड घटाओगे, उनके रेशियो के बराबर होता है। यानी कि आप जैसे लिख रहे हो AE बटेगा EB, तो सेमी पेरीमीटर में से ये घटा लेना, सेमी पेरीमीटर में से आप ये घटा लेना, ऐसे करना होता है, तो आप ये कर लोगे, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर S जो होता है, सेमी पेरीमीटर इसको आप सेमी पेरीमीटर लिखोगे, A प्लस B प्लस C प्लस D बाई का 2 कर लोगे, ठीक है। ये बात हो गया। ट्रेपेजियम डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एरिया में अगर, तो EF बराबर निकल के आता है √A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटेगा 2। ये पॉइंट निकल के आता है आप सभी के सामने, ठीक। सर्कल की प्रॉपर्टी आती है। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी जीवा अगर हमारे पास सेंटर से पास होकर के जाए तो हमारे पास डायमीटर होती है। पहली बात तो ये हमारे पास एक सीकेंट लाइन है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, और ये हमारे पास एक आर्क होती है। पहली बात तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए। डायमीटर जो होता है 2 गुने का रेडियस का होता है, ये बात आई होप सभी को पता होगी। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप सभी लोग ध्यान देना कि हमारे पास अगर ये है तो ये x है, ये y है, तो ये 2 गुना x प्लस वाई निकल के आता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल में हमारे पास जो सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। और अगर मान लो दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो हमारे पास सबसे पहले दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल ड्रा करती हैं, तो यहां से जो बात निकलती है AB बराबर AC अगर दिया हुआ है तो BOA और ये हमारे पास आपस में बराबर होता है। इक्वल कॉर्ड सबसेंट इक्वल एंगल ऑन सेंटर। अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये जीवा को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। तीसरी बात ये वाइस वर्जा भी सही होता है, अगर कोई हमारे पास सेंटर से कोई लाइन है, अगर इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है यानी कि वो परपेंडिकुलर का काम कर जाएगी, ये बात। फिर सर्कल में और पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वही पॉइंट रिवाइज हो गया था, चलो वही स्लाइड आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्कल की ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो यही बात अगर मान लो AB बराबर CD के है, यानी कि दो हमारे पास एक कॉर्ड आपस में बराबर है, तो ये हमारे पास सेंटर पे आपस में इक्वल एंगल ड्रा करेंगी, यही बातें कहना चाह रहा है। और ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इनके सेंटर से इनके बीच की दूरी बराबर होगी, ये पॉइंट भी ठीक है। अब ये पॉइंट आता है कि अगर मान लो हमारे पास दो कॉर्ड अंदर किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कोई भी दो कॉर्ड अंदर कट कर पा रही है, तो AP गुणे का PB बराबर हो जाएगा PC गुणे का PD के, ये आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना, सदा बाहर है। ऐसे अगर मान लो बाहर हमारे पास कोई दो कॉर्ड बाहर किसी पॉइंट पे मिले तो PA गुणे का PB बराबर PC गुणे का PD हो जाता है, ये ध्यान देना। अगर मान लो किसी बाहर पॉइंट से एक मैंने टेंजेंट ड्रा कर दी तो PC स्क्वायर बराबर होता है PA गुणे का PB, PC स्क्वायर बराबर होता है PA गुणे का PB होता है। सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट ये लिखे हुए हैं, ये लोग भूलते हैं, तो ये आप कंठस्थ करके रखना। क्या, अगर मान लो हमारे पास जैसे दो कॉर्ड, जैसे ये वाली कॉर्ड है, दो कॉर्ड हमारे पास कट कर रही है इसको P पॉइंट पे, सबसे पहले यही नजर देना, दो कॉर्ड P पे कट कर पा रहे हैं। अब जैसे मैं कहूं कि यहाँ A से सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो x डिग्री बन रहा है, फिर मैं कहूं BC से जो एंगल पे बन रहा है ये y डिग्री बन रहा है। देखो आप यहां से आप सेंटर पे देखोगे y एंगल बन रहा है, यहां से आप देखोगे x एंगल बन रहा है, तो आपसे पूछेगा इसके साइड जहां पे कट किए ना वो वाले एंगल खीटा, तो खीटा जो होता है x प्लस वाई बटे का 2 होता है, x प्लस वाई बटे का 2 अगर अंदर कट करें। इसी प्रकार से अगर मान लो ये बाहर कट करें और BD से अगर x डिग्री का एंगल बन रहा है, AC से अगर सेंटर पे y डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का आधा होता है, x माइनस वाई का आधा होता है। चलो मेरे साथ एक बात बोलना, मैं आपको बता रहा हूं,
जैसे मान लो ये एंगल एक्स दिया हो, ये एंगल वाई दिया हो, और ये वाला एंगल पूछ सकता है हमसे थीटा, तो कैसे लिखोगे आप सीधे सीधे? यही वाला पूछेगा जिधर के हमारे पास इसके जिधर इनके मुंह होते हैं, ऐसे देख लो, इधर मुंह है इधर मुंह है, तो थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का आधा निकल के आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग कंठस्थ करके रखना। चलो, सर्कल का एक और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये क्या कहता है हमारे पास कि अगर कोई भी बाहर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, सबसे पहले दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि दोनों ये एंगल बाइसेक्टर काम कर जाते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे पास प्रूव होता है। और ये जो एंगल आता है ना, ये निकल के आता है 180 माइनस का, अगर ये मान लो खीटा और खीटा में बांट रहे हैं तो 180 माइनस का 2 खीटा होता है। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये जो एंगल आता है ये खीटा और खीटा निकल के आता है। ये पॉइंट सभी लोग ध्यान देना, एपी बराबर बीपी होता है, और ये सब लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही पॉइंट। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है हमारे पास, ओ एपी यानी कि ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये बात आप सभी लोग कंठस्थ करके रखना है पॉइंट। ऐसे लिखा हुआ है अगर हमारे पास दो कॉर्ड कोई 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, अगर दो कॉर्ड हमारे पास 90 डिग्री पे कट कर पा रही है, 90 डिग्री पे कट कर पा रही है, ये ए दे दे, ये बी दे दे, ये सी दे दे, ये डी दे दे, ये इसको अगर ज्वाइन करा दे एक्स और वाई दे दे, सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर अपॉन का 2, और बराबर का ये होता है सिर्फ रेडियस, 4r स्क्वायर नहीं होता है, ये सिर्फ होता है रेडियस। आप तो ये पॉइंट आप ध्यान देना, ये रेडियस आपको नोट्स में सारी चीजें करेक्ट मिलेंगी, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक, और मैं ऐसा कुछ आपको गलत कंसेप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे सारी बातें पता है कहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे 4r स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे r होगा। ठीक, क्योंकि अपन मैक्सिमम टाइम पढ़ाते हैं, अपन मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं, तो वो चीजें दिमाग में रहती हैं। ठीक, ये बात हो गई। एक होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसे बोलते हैं एकांतर खंड प्रमेय। एकांतर खंड प्रमेय क्या होता है हमारे पास, जैसे ये है, इस टेंजेंट के बीच का एंगल मान लो एक थीटा बन रहा है, अपोजिट साइड पे जो बनेगा, जैसे इस लाइन को आप छोड़ दो, इसके अपोजिट जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, थीटा सा बनता है। ऐसे इधर भी देखोगे, अब जैसे हमारे पास इक्वल कॉर्ड से अगर हम एंगल बना दें, ये थीटा बन रहा है, तो हमारे पास सेम आर्क से सरकमफ्रेंस से बने एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात तो पता होगी ना कि सेम आर्क से अगर मान लो ये आर्क मैंने ली, जितने एंगल बनेंगे ये सारे के सारे एंगल सरकमफ्रेंस पे, ये भी खीटा तो ये भी खीटा तो ये भी खीटा, और रेडियस और टेंजेंट के बीच हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको कंठस्थ करके रखना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, ये भी सेंटर है ये भी सेंटर है, ये इसका सेंटर ए है इसका सेंटर बी है, अगर सेंटर से पास हो रहे हैं, व्हेन रेडियस सेम एंड पास थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास हो, अगर सेंटर से पास हो रहे हैं तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा। तो आपकी जो ए बी की लेंथ निकलती है सीधे सीधे r√3 निकलती है। ये बात याद रखना, r√3 निकलती है। अगर मान लो हमारे पास अब की बार रेडियस हमारे पास सेम ना हो और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो इस पॉइंट पे, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो, इसका सेंटर P हो, इसका सेंटर Q हो, और ये आपसे ए बी की लंबाई पूछ ली जाए, तो ए बी की लंबाई क्या निकल के आती है हमारे पास, 2 गुना दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट अपॉन का इनकी बीच की डिस्टेंस जो होती है ये आ जाएगी। क्योंकि इनके बीच का जो एंगल आता है ना, इसे ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी ऐसे 90 का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बताया भी सेंटर से अगर हम इस पे किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है और वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रेटल पढ़ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, सबसे पहले आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये पॉइंट। फिर टॉलमी थ्योरम एक होती है। टॉलमी थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास किसी भी डायगोनल का प्रोडक्ट साइक्लिक क्वाड्रेटल के, डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है आमने सामने की साइडों का प्रोडक्ट आमने सामने की साइडों के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, आमने सामने की साइडों के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई सर्कल अगर इनसाइड रखा हो यानी कि अंदर हो, और तो यहाँ पे एंगल x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है, और ध्यान देना आमने सामने की भुजाओं का सम, आमने सामने की भुजाओं का सम जो होता है ये बराबर होता है। ठीक, आमने सामने की भुजाओं का सम जो होता है ये बराबर आता है। ये पॉइंट आप सभी ध्यान देना। आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखा हुआ है। कभी कभी बोलता है ना कि हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, मैंने AB को बढ़ाया DC को बढ़ाया, ये E पॉइंट पे मिल गया, फिर DA को बढ़ाया CB को बढ़ाया, ये हमारे पास F पॉइंट पे मिल गया। कभी यहाँ के एंगल दे देगा, कभी यहाँ के दे देगा, कभी यहाँ के दे देगा, मतलब कुछ भी देगा, कुछ भी पूछ लग सकता है। तो मैं आपको सारे कंसेप्ट लिखा। अगर आपको सबसे पहले x निकालना है, जैसे ये निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, अल्फा में से बीटा घटा दोगे, इन दोनों में से आप अंतर ले लोगे, वही आपका आ जाएगा।
अगर आपको y निकालना है तो आप इसी लाइन पे जो है, जैसे y ये गामा निकालना है, तो इसी लाइन पे जो है उनका आप डिफरेंस ले लो। अगर मान लो सपोज दैट आपको अल्फा निकालना पड़ जाए, ये वाला क्या निकालना, 90 में से आप माइनस करोगे x प्लस वाई बाई टू, फिर यहाँ पे अगर बीटा निकालना है तो 90 में से आप x माइनस वाई बाई टू को आप माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा पॉइंट निकल के। ठीक, फिर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल की और बात लिखी हुई है कि हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रेटल है, डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो हमें रेशियो लिखना है ए ई और ई सी का, किसका रेशियो लिखना है, तो ए ई सी को रेशियो लिखना है, तो ए के आसपास की साइड कौन है, ए डी ए बी, तो लिखोगे ए डी गुणे का ए बी, इसके आसपास साइड कौन सी है, बीसी और डीए लिखोगे, तो बीसी और डीए इनका रेशियो आपस में बराबर होता है। चलो अच्छा, मैं आपसे कहूं, आप मेरे साथ लिखो डीई और बीई का रेशियो क्या होगा। डी बी लिखा, जैसे मैंने इसको पकड़ा, इसके आसपास क्या लिखा हुआ है, ए डी गुणे का सी डी, और इसके आसपास क्या लिखा हुआ है, बी सी गुणे का ए बी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो जैसे आप कहते हैं कि ए बराबर इसी, कई बार बोल देता है ना, डायगोनल इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो ए बी गुणे का ए डी और बी सी गुणे का सी डी है, क्योंकि इनका रेशियो एक हो जाता है। ये पॉइंट सभी को पता चल गया, क्योंकि ये रिवीजन चल रही है ना थोड़ी सी, मैं आपको फार्मूले से गो थ्रू करवा रहा हूं सिर्फ। अब डीसीटी होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस डी है, इसकी रेडियस r1 है r2 है, तो ए बी बराबर जो निकल के आता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस का r2। देखो ये माइनस की जैसी लाइन दिख रही है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखो प्लस जैसी चीज बनती हुई नजर आ रही है, तो ए बी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कई बार दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, तो हमारे पास ये PQ पूछ लेता है, PQ बराबर 2 अंडर रूट r1 गुने का r2 आ जाता है। ये पॉइंट आप सभी ध्यान देना, ठीक है। अब टेंजेंट बात करते हैं, टेंजेंट की। अभी तो मैंने आपको बताया टेंजेंट और हमारे पास रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट अगर हो गया है हमारे पास, तो अब देखो अगर हमारे पास दो सर्कल हैं थोड़े दूर दूर रखे हुए हैं, तो यहां से हम 4 टेंजेंट खींच सकते हैं। 4 टेंजेंट, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 4 खींच सकते हैं। इसमें ये पॉइंट आप जरूर ध्यान देना कि जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की, ये इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है r1 r2 से बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट, अगर ये एक्सटर्नली टच कर जाए तो 3 टेंजेंट खींच सकते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास डिस्टेंस जो होती है इनकी r1 प्लस r2 के बराबर होती है। ऐसे यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को तो सिर्फ 2 टेंजेंट होती हैं, और ये हमारे पास इसमें डिस्टेंस क्या होती है, देखो r1 और r2 के सम से छोटी आएगी। ये पॉइंट जरूर ध्यान देना, पूछ लेते हैं कभी कभी। अब मान लो ये हमारे पास इंटरनली टच करें, एक टेंजेंट आप खींच सकते हो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है इनकी r1 और r2 के डिफरेंस से भी छोटी है, बराबर आती है सॉरी, डिस्टेंस जो होती है r1 और r2 के डिफरेंस के बराबर होती है। ये पॉइंट ध्यान देना। एक और पॉइंट, जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम 0 टेंजेंट खींच सकते हैं, 0 टेंजेंट आप लिख सकते हो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है इनकी r1 और r2 से भी छोटी होती है। ये पॉइंट आप सभी जरूर ध्यान देना, ठीक। तो ये बात हो गई। अब पॉलीगॉन पढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी सर्कल की वो पढ़ ली क्या, देख लेते हैं, शायद मैंने पढ़ा दी है। हाँ पढ़ ली ये वाली, ठीक, बाहर वाली भी पढ़ ली, सारी पढ़ ली, कुछ नहीं बचा इस पे ना, सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। एक ये वाली बच रही है, लेकिन ये वाली आपको रेडियस इक्वेट करके करनी पड़ती है। अगर मान लो हमारे पास 2 पैरेलल साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 पैरेलल साइड है, यहाँ सेंटर से जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये रेडियस इक्वेट करानी पड़ती है, सदैव रेडियस इक्वेट करानी पड़ती है। ये आर बराबर होती है। ऐसे कभी कभी हमारे पास ये बोल देगा ये हमारे पास एक ही दिशा में है, तो यहाँ भी आपको रेडियस इक्वेट करानी पड़ती है। इनकी बीच की डिस्टेंस देता है, इनकी बीच की डिस्टेंस दे सकता है, यहाँ पे आप रेडियस इक्वेट कराओगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। पॉलीगॉन की बात आती है, आखिरी टॉपिक है, इसके बाद लाइन एंड एंगल है। पॉलीगॉन क्या कहता है हमारे पास, कि किसी भी हमारे पास 3 साइड्स और मोर देन 3 साइड्स क्लोज टू इज नोन एज पॉलीगॉन। कोई भी 3 साइड हो या 3 साइड से ज्यादा आकृति हो तो वो हमारे पास पॉलीगॉन आता है। एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी सभी साइडें सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं, वो रेगुलर में आ जाता है। अब रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में कुछ कंसेप्ट लिखे हुए पढ़ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 होता है। ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अगर प्रत्येक एप को रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एंगल निकालना है, ठीक, n-2 इंटू 180 अपॉन का n, ये इंटीरियर निकलता है। ईच एंगल ऑफ रेगुलर इंटीरियर एंगल निकलता है, इंटीरियर एंगल होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। कोई भी पॉलीगॉन हो इसके एक्सटीरियर एंगल का आप सम करोगे 360 ही पाओगे। अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल लिखना है 360 अपॉन का n, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये। अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर का हम सम कर दे तो 180 आता है। ऑल इंटीरियर प्लस ऑल एक्सटीरियर का जो सम होता है वो 180 गुणे का नंबर ऑफ साइड, जितनी नंबर ऑफ साइड है उतने से आप गुणा करा दो। नंबर ऑफ डायगोनल इंपॉर्टेंट फार्मूला, n n-3 अपॉन का 2 होता है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग ध्यान देना।
सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको तैयार रखना। आगे चलते हैं। अब लाइन एंड एंगल आता है। सबसे पहले आप देखो हमारे पास जैसे दो पैरेलल लाइन लिखी, उसके पहले मैं बता दूं एक्सटीरियर एंगल के बारे में। जैसे मान लो हमारे पास ये है ए, ये है बी, तो एक्सटीरियर एंगल से ये होता है ए प्लस बी, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो लीनियर पेयर एंगल अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा प्लस वाई, यानी कि ये वाला, और अल्फा प्लस बीटा ये वाला, और थीटा प्लस अल्फा यानी कि ये वाला, ये सब लीनियर पेयर के एंगल है। और लीनियर पेयर एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसे बोलते हो संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल एक होता है जो हमारे पास 360 में से कुछ घटा के आता है, इंटीरियर एंगल घटा दोगे तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारे पास? यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री का होता है, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जो आपस में अपोजिट में हो, ठीक। अब ये देखो, अब लाइन एंड एंगल की कुछ प्रॉपर्टी, ये हमारे पास दो लाइनें आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण। मैंने दोनों लैंग्वेज में कोशिश करी है कंप्लीट करने की। संगत कोण, संगत कोण क्या होता है? जैसे संगत कोण, जैसे ये प्रॉपर्टी इस लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपस में बराबर होगी। जैसे 2 यहाँ पे है तो 6 इसके बराबर होगा, जैसे 8 यहाँ पे है तो 4 इसके बराबर होगा, अगर 3 यहाँ पे है तो हमारे पास 7 इसके बराबर होगा। ये बात जो लिखी हुई है, समझ रहे हो बात? अब जैसे अल्टरनेट एंगल आते हैं, अल्टरनेट में आपकी सदैव जेड की आकृति बनती है। आप जेड की आकृति पकड़ोगे, जेड मतलब 3 बराबर कितने हो जाएगा? 6, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5, 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये आप पकड़ोगे। 3 बराबर कितना हो गया? 6, 2 बराबर कितना हो गया? 7, 1 बराबर कितना हो गया? 8, 4 बराबर कितना हो गया? 5। ये अल्टरनेट को बोलते हैं एकांतर कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल यानी कि किन्हीं भी दो पैरेलल साइडों के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान देना। एक कंसेप्ट इधर लिखा हुआ है हमारे पास कि हमारे पास अगर दो लाइनें पैरेलल हो, L पैरेलल टू M के, तो यहाँ पे जैसे ये वाले एंगल, इसके बीच का एंगल, इधर जिधर इधर इनका मुंह देखो, जैसे हमारे पास ये किधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इनका सम कर लो x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इनका सम कर लो, आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान देना। अब आगे और लिखे हुए जैसे L पैरेलल टू M के, अब जैसे इसी को भी देख लो, आपको अगर x निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा आता है। जब ये कैसे प्रूव होता है ये सब जानना चाहते हो तो आप, उतना टाइम नहीं होता ना ये चीजों करने के लिए, क्योंकि मैं क्रक्स दे रहा हूँ। इसके पैरेलल आपको दो पैरेलल लाइनें ड्रा करनी पड़ेंगी। अब आप ये x हुआ तो आप इसको प्रूव करोगे जेड की आकृति से या अलग आकृति से, आप मतलब जैसे ही प्रूव करोगे वो बात निकल के आएगी, x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। रिपीटर बैच हो, फाउंडेशन हो, कहीं भी हो, मैंने सारी चीजें आपको प्रूव करके ही पढ़ाता हूँ। और जो लोग भी अगर रिपीटर बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं ना भाई, क्वालिटी कंटेंट है, मेंस के लिए आप ज्वाइन कर लेना। अभी तो प्री आने वाला है, प्री तो आपकी मेरी यूट्यूब से सबसे काम चल जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट लग रहा है कि वीक है तो आप जरूर रिपीटर बैच ज्वाइन करना। कंप्लीट कंसेप्ट आपको जो कॉन्फिडेंस देगा ना, मजा आ जाएगी आपको। लिमिटेड कंटेंट है, 76 78 वीडियो में पूरी की पूरी बैच है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का। अब से ये लिखा हुआ है, यहां से आपको एक्स बोल दे क्या होगा, तो एक्स बराबर आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा आता है निकल के, ये पॉइंट, ठीक है। अब मान लो ये वाली आकृति आपको नजर आ जाए तो यहाँ से x प्लस वाई यानी कि इसका सम बराबर होता है थीटा प्लस बीटा से, ये पॉइंट भी ध्यान देना। अब ये होता है, एक बन जाती है स्टार वाली आकृति, इस स्टार एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और मैंने कंप्लीट आपको ज्योमेट्री का क्रक्स मेरे साथ ही मैंने पढ़ा दिया, यानी कि जितने भी फार्मूले बन सकते हैं ना वो सारे फार्मूले मैंने पढ़ा दे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ फार्मूले मैंने ज्योमेट्री के छोड़ रखे हैं, तो मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, वो 2D में कवर होगा। जो आप एरिया वाली बातें सोच रहे हो वो 2D में होंगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जितनी चीजें हो सकती थी वो मैंने करवा दी हैं, कंप्लीट करवाई है मेरे साथ ही। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करोगे मैं उतनी जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत कुछ मायने रखता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेंस तक ये चैनल आपको बहुत मदद देगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट रहता है, कोई हवाबाजी नहीं होती है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो आप सभी इस बात को ध्यान देना मेरे दोस्त। इसकी पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक। तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री मिलेगी, फ्री बिल्कुल, मैंने जैसे बताया था। ये आपको स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर पे ही मिलेगी। जो अभी पैसिफिक मैथ्स की आपको बुक दिखाई थी वो पेड है, वो आपको 49 में मिलेगी।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मिलेंगे मेंसुरेशन की नेक्स्ट क्रक्स वीडियो में, तो आप सभी रेडी रहना और इस वीडियो का रिस्पॉन्स आप सभी जरूर देना साथी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।